Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to take up a lesson of English from class 6, unit 2, 2.4, Anak Krakatoa. It is written by anonymous, that means we don't know the writer who has written this lesson. Anak Krakatoa is an informative lesson about Krakatoa. Now what is Krakatoa? Krakatoa is an island in Indonesia which is known for its volcano which erupts regularly. वहाँ पर एक ऐसा वॉल्केनो है जो रेगुलरली इरप्ट होता रहता है इंडोनेशिया में और उसी का नाम है क्राकटोआ. और अनक क्राकटोआ मीन्स क्राकटोआ का चाइल्ड हम जिसे कहते हैं या उसी से पैदा हुआ या उसी के वजह से बना हुआ, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अनक. अनक मीन्स अ चाइल्ड. अनक क्राकटोआ दैट इज अ चाइल्ड ऑफ क्राकटोआ. सो ये जो है एक ओरिजिनल जो आइलैंड था दैट वाज नेम्ड एज क्राकटोआ, उसके डैमेज के बाद में, उसके डिस्ट्रक्शन के बाद में जो उसके जगह पे नया आइलैंड बना है उसे हम अनक क्राकटोआ कहते हैं. और इस चैप्टर में डिटेल में हम स्टडी करेंगे अबाउट दिस थिंग और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं आपको दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, तो आप आराम से इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स टेक्सचुअल या अनटेक्सचुअल दैट इज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें मैं आपको दूंगी. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जैसे हम बाकी के सारे लेसन्स करते हैं. अनक क्राकटोआ. Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. It is known for its volcano which erupts regularly. जैसे कि फर्स्ट लाइन हमने ऑलरेडी देखी है, क्राकटोआ इज़ एन आइलैंड. ये एक आइलैंड है सुंदा स्ट्रेट जो कि जावा और सुमत्रा के बीच में आता है इंडोनेशिया में. इट इज़ नोन फॉर इट्स वॉल्केनो विच इरप्ट्स रेगुलरली. और ये क्राकटोआ नॉर्मली अपने वॉल्केनो के बारे में, वॉल्केनो की वजह से जाना जाता है जो रेगुलरली इरप्ट होता रहता है. अभी ज्योग्राफी में हमने कुछ कंसेप्ट्स ऑलरेडी स्टडी किए हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्नड सम कंसेप्ट्स टिल नाउ, जैसे व्हाट इज़ अ स्ट्रेट, व्हाट इज़ एन आइलैंड. नाउ आइलैंड आई कैन टेल यू, एन आइलैंड इज़ अ लैंड विच इज़ कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स. यानी उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है और बीच में लैंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड. एंड दूसरा जो है स्ट्रेट, ये भी एक जोग्राफिकल टर्म है आपका. नाउ व्हाट इज़ अ स्ट्रेट? स्ट्रेट एक नैरो चैनल ऑफ वाटर है, मतलब एक बहुत ही नैरो सा एक स्ट्रीम ऑफ चैनल ऑफ वाटर होता है जो दो बड़े रिवर बॉडीज़ को या दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है. जैसे दो ओशंस को कनेक्ट करने वाला, ओके, दो सी को कनेक्ट करने वाला, दैट इज़ लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने के लिए बीच में छोटा सा कनेक्टिंग लिंक होता है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. व्हाट इज़ अ वॉल्केनो? इसका आंसर यहीं पर दिया हुआ है इसी पार्ट में. तो अगर ये पैसेज आपको आ जाता है और क्वेश्चन में आपको पूछा गया व्हाट इज़ अ वॉल्केनो, यू कैन आंसर. अ वॉल्केनो इज़ अ क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट. वॉल्केनो हमारे अर्थ के क्रस्ट में यानी अर्थ पे एक ओपनिंग या क्रैक जैसा कुछ होता है, क्रैक्स होते हैं. देयर इज़ हॉट मोल्टन रॉक नियर द अर्थ्स सेंटर. अभी हमारा जो अर्थ का सेंटर है एकदम नीचे 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 अंदर जो अर्थ का सेंटर है हमारा, वहाँ पर बहुत ही गरम गरम पिघले हुए रॉक्स है. मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघले हुए, मेल्टेड. तो हॉट और एकदम गर्म, क्योंकि अर्थ के अंदर भी टेम्परेचर बहुत गर्म होता है. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत टेम्परेचर हाई होता है. तो वहाँ पर ये जो रॉक्स है इतने हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं. तो वो जो हॉट मोल्टन रॉक है नियर द अर्थ सेंटर, तो ये कभी कभी जो है ये धीरे 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 वो जो एक लाइंस ओपनिंग्स होती है, क्रैक्स होते हैं अर्थ के क्रस्ट में, वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं और बाहर से वो फिर वो फ्लो होने लगते हैं बाहर आकर. सो इट राइजेस टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर से सर्फेस ऑफ द अर्थ तक आ जाते हैं एंड फिर वहाँ से दे स्टार्ट फ्लोइंग डाउन और फ्लोइंग आउट. एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब ऐसा होता है, वी से दैट वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड. तो हम कहते हैं कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ है. अ वॉल्केनिक इरप्शन हैपन्स ऑन अ ट्रेमेंडियस स्केल. अब वॉल्केनिक इरप्शन एक छोटा मोटा कोई भी डिज़ास्टर नहीं है कि बिल्डिंग गिर गई है, नहीं. ये एक बहुत ही ट्रेमेंडियस स्केल पे यानी बहुत बड़े पैमाने पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है. जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है
तो थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई, यानी जहाँ से भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा धुएं वाले काले काले बादल जो है पूरे स्काई में स्प्रेड हो जाते हैं, निकलते हैं और पूरे स्काई में स्प्रेड हो जाते हैं। और बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक, है ना, जैसे मैंने बोला अभी पत्थर जो होते हैं अंदर पिघले हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ द हीट, गरम गरम, तो वैसे बड़े बड़े एकदम ग्लोइंग यानी चमकते हुए, क्योंकि जब आग लगती है, जैसे कोयले में भी अगर हम आग लगाते हैं तो आप देखोगे वो कोयले में एक किनारा जो है चमकता रहता है, ग्लो होता रहता है, वो जो चीज़ बर्न होती रहती है इसलिए वो हमें ग्लो होती हुई दिखाई देती है, राइट। तो वैसे ही बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक्स, क्योंकि जब चंक्स मतलब ये पत्थर के टुकड़े, बड़े बड़े चंक्स, तो ये जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो है जले हुए, जो एकदम गरम गरम, तो वो हमें दिखाई देते हैं। एंड रेड हॉट लावा, ये सारे पत्थर और पिघला हुआ पत्थर, ये सब के सब रेड हॉट लावा, पिघला हुआ पत्थर, दे आर थ्रोन आउट ऑफ द क्रैक इन द अर्थ। तो अगर आप वॉल्केनिक इरप्शन कैसा होता है ये आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखोगे अबाउट वॉल्केनिक इरप्शन, आप टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो एक आइडिया आने के लिए कि वो वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है। वेरी हॉट मड एंड ऐश आर ऑल्सो थ्रोन आउट, और बहुत ही गरम गरम मिट्टी और ऐश, ऐश मतलब राख, जलने के बाद में जो पीछे बच जाता है ना शेष, उसे हम राख कहते हैं। तो गरम गरम मिट्टी और राख वो भी इस वॉल्केनिक इरप्शन में बाहर निकलते हैं, यानी ये अर्थ के अंदर से सारी कुछ चीज़ें बाहर निकल रही है। अ ग्रेट वॉल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंडफॉर्म इन एन एरिया, इतने ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होने से एक पूरा लैंडफॉर्म जो है, उस पर्टिकुलर एरिया का लैंडफॉर्म जो है वो पूरा चेंज हो सकता है। जैसे हमारा जो मुंबई में, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई का जो ये पेनिनसुला रीजन है वो कम्प्लीटली एक प्लेटो रीजन है, यानी यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस काफ़ी हुए हैं, और वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद में जो लावा निकल के स्प्रेड हुआ है पूरा, तो ये पूरा प्लेटो रीजन बन गया है, यानी कि हाइट में इंक्रीज हो गया है। तो वॉल्केनिक इरप्शंस कैन चेंज लैंडफॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। वॉल्केनोज आर पॉपुलरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अभी कोई भी वॉल्केनो है, वॉल्केनोज को हम नॉर्मली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी 3 अलग अलग प्रकार के या टाइप के वॉल्केनोज पाए जाते हैं वर्ल्ड में, जिनमें से पहला है एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जो रेगुलरली इरप्ट होते रहते हैं, यानी वहाँ से लावा निकलता रहता है रेगुलरली। देन नेक्स्ट इज डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट का मतलब होता है सोता हुआ, स्लीपिंग। तो डोरमेंट मीन्स टेम्पररीली इनएक्टिव। अभी हम सोते हैं तो हम रात को सोते हैं, दिन में उठ जाते हैं, या दोपहर में भी अगर हम सोते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर वापस एक्टिव हो जाते हैं। तो उसी तरीके से डोरमेंट वॉल्केनो भी वो वॉल्केनो होते हैं जो वॉल्केनो काफ़ी टाइम से डीप इनएक्टिव है या फिर स्लीप में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होंगे। वहाँ पर कभी भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, एट प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं लेकिन हो सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डोरमेंट वॉल्केनोस, मतलब अभी वो वॉल्केनो सो रहा है, अभी वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो नींद से उठेगा तो हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए। So we find information about eruptions of these volcanoes in history, but now they are quiet. हमको हिस्ट्री में इनके इरप्शंस के बारे में काफ़ी पता चलता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे वॉल्केनिक इरप्शंस की हिस्ट्री, तो आपको डोरमेंट वॉल्केनोस के बारे में भी काफ़ी पता चलेगा। देन लास्ट, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, पहला था एक्टिव, दूसरा डोरमेंट एंड तीसरा एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। एक्सटिंक्ट मतलब जो पिछले 10,000 साल में एक बार भी इरप्ट नहीं हुआ है, तो अब हम उसे एक्सटिंक्ट बोलेंगे, यानी कि अब वो नहीं के बराबर है। जोग्राफर्स कैन गेस दैट बाय लुकिंग एट द रॉक फॉर्मेशन, ब्रैकेट में दिया हुआ है। जोग्राफर्स कौन होते हैं? जोग्राफर्स वो होते हैं जो जोग्राफी, लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। सो वो लोग गेस कर सकते हैं लैंड फॉर्म को देखकर, लैंड के रॉक को देखकर वो लोग गेस कर सकते हैं उसके बारे में कि उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है। दैट दे यूज टू इरप्ट लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब वो रॉक को देखकर, वो लैंड को देखकर वो बता सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस लॉन्ग लॉन्ग अगो हुआ करता था। बट देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में इसका रिकॉर्ड नहीं है, यानी जब से हमने हिस्ट्री लिखना चालू किया है ये उसके पहले इरप्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में नहीं। तो हज़ारों साल बीत चुके हैं हिस्ट्री लिखना चालू होने के बाद।
तो इसीलिए भी वो वॉल्केनोस एक्सटिंक्ट माने जाते हैं। एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज़ अनलाइकली टू इरप्ट अगेन, और ऐसे वॉल्केनोस के बहुत बहुत 0% या 0.123% चांसेस होते हैं वापस से इरप्ट होने के, यानी कि वापस से लावा वहाँ से निकले, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। अभी क्रकटोआ के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रकटोआ एक एक्टिव वॉल्केनो है एंड इट हैज़ इरप्टेड मैनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर्स। वो तो बहुत बार इरप्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुए हैं उसके वजह से। द वर्स्ट ऑफ द इरप्शंस टुक प्लेस इन अगस्त 1883, और सबसे वर्स्ट या सबसे गंदा इरप्शन जो इस क्रकटोआ में हुआ था वो था अगस्त 1883 का, और 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं उसको। अगस्त 1883 यहाँ पर जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ था वो इतना लाउड बूम के साथ, मतलब लाउड आवाज़ के साथ हुआ था कि इसका 3500 किलोमीटर्स तक इसका आवाज़ गया था। 3500 किलोमीटर्स दूर तक इसका आवाज़ गया था, यानी कितना ज़ोर से वो बर्स्ट हुआ रहेगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में उसका आवाज़ गया। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया कितना लंबा है। एंड इट इज़ बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड, और ये जो है माना जाता है कि इंसान ने आज तक इससे ऊंची आवाज़ नहीं सुनी है। द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड। द आइलैंड विच वॉज अ वॉल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ। अभी इतना जोर का बूम हुआ था कि जो वॉल्केनिक जो आइलैंड था, ये माउंटेन जो था वॉल्केनिक माउंटेन, ये अपने आप ही गिर गया, ढह गया पूरा का पूरा, टुकड़े टुकड़े हो गए नीचे, और डस्ट जो है पूरी ऊपर आसमान में फैल चुकी थी। पूरे कम से कम 80 किलोमीटर्स इन द स्काई, चारों तरफ ये इसकी डस्ट फैल चुकी थी। इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड लेटर सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। यानी ये जो डस्ट थी जो इस वॉल्केनिक इरप्शन से निकली थी, ये पूरे अर्थ पे यानी पूरे वर्ल्ड पे स्काई में फैल गई थी, जगह जगह पे ये डस्ट, और फिर बाद में अलग अलग कोनों में सेटल हो गई। यानी कि जो डस्ट मतलब क्या था, ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसमें दाने होते हैं, रॉक्स होते हैं, ऐश होते हैं, मड होता है, ये सब पूरा ऊपर आकाश में फैल गया था, और ये सब फिर धीरे धीरे किसी कोने कोने जहाँ जहाँ पर दूर दूर गया वहाँ वहाँ ये सेटल हो गए मतलब नीचे जम गए। द इरप्शन कॉज्ड जायंट वेव्स और सुनामीज इन द सी नियर द आइलैंड। और ये जो इरप्शन था अगस्त 1883 का, इतना टेरिफिक इरप्शन था कि इसके वजह से ओशन में बड़े बड़े वेव्स, सुनामी जिसे हम कहते हैं ना, ह्यूज वेव्स, सुनामी, वो नियर द आइलैंड वहाँ पे फॉर्म हो गया था, और इसके वजह से अराउंड 165 विलेजेस एंड टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड। सुनामी के वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो इस क्रकटोआ का जो ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था 1883 का, उस वक्त जो वेव्स क्रिएट हुए थे इस इरप्शन के वजह से, तो इस वेव से, इन सुनामी वेव से 165 विलेजेस एंड टाउन्स जो है डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एंड द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्रकटोआ। और ये जो क्रकटोआ का आइलैंड था उसका 2/3 हिस्सा, यानी 2/3 ऑफ द हिस्सा, यानी सिर्फ 1/3 ऑफ द पार्ट वॉज रिमेनिंग। अभी 2/3 1/3 क्या है, जैसे एक केक ले लो आप, उस केक को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में एक पार्ट आप रख दो फ्रिज में और बाकी के 2 पार्ट खा लो। 2 पार्ट खा लिया आपने, मतलब 2/3 पार्ट आपने खा लिया, और एक पार्ट बचा है तो वो आपने 1/3 पार्ट फ्रिज में रखा है, वैसा। तो दिस इज़ 2/3 एंड 1/3। तो 2/3 यानी जो ज़्यादा पार्ट आपने खाया है, उतना पार्ट जो है इस क्रकटोआ आइलैंड का पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड इट कोलैप्स्ड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द सी। और ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है सी के नीचे चला गया था, क्रिएटिंग अ ह्यूज अंडर वाटर वॉल्केनिक क्राटर और होल। मतलब ये आइलैंड इतनी फोर्स से ज़मीन में गया, सी के अंदर इतने फोर्स से ज़मीन में गया कि सी के नीचे जो ज़मीन थी उसमें भी होल हो गया, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज क्रेटर, CRETER, क्रेटर और होल। यानी सी के ज़मीन में, समुद्र के ज़मीन में भी होल हो गया इस आइलैंड की वजह से। एंड द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड, 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ा था ये होल, मतलब काफ़ी बड़ा था। देन इन 1927 अ प्लूम ऑफ स्मोक रोज आउट ऑफ द वाटर ऑन द क्रेटर। फिर 1927 में वापस से
बबल्स दिखाई दिए गए थे। प्लूम मतलब एन अपस्वेलिंग ऑफ मॉल्टन मटेरियल फ्रॉम द अर्थ्स मेंटल, है ना, कि जैसे अर्थ के मेंटल में से कुछ ऊपर आ रहा है। अर्थ का जो निचला हिस्सा है, जमीन है समुद्र के नीचे की, जैसे मानो उसमें से कुछ ऊपर आ रहा है। सो अ प्लूम ऑफ स्मोक रोज आउट ऑफ द वाटर, है ना, वो स्मोक जैसा कुछ आने लगा बबल्स के रूप में वाटर में से, और वो स्पेशली वो क्रेटर के ऊपर वाले हिस्से में आने लगा, जहाँ पर ये क्रेटर फॉर्म हुआ था उसके ऊपर वाले हिस्से में आने लगा। इट वॉज फॉलोड बाय अनदर इरप्शन, यानी कि वो 1927 में जब पहली बार ऐसा देखा गया था, तो उसके बाद में वापस एक इरप्शन हुआ, फिर एक इरप्शन हुआ, और थोड़े टाइम के बाद में देखा गया कि अ फ्यू डेज लेटर वहाँ पर एक नया आइलैंड फॉर्म हो गया था, ब्रेकिंग वाटर, जैसे वो वॉल्केनिक आइलैंड एक जैसा फॉर्म हो गया था। मतलब वो जो वॉल्केनिक लावा जो है वो धीरे धीरे जमते 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 समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर भी दिखाई देने लग गया था। सो अ फ्यू डेज लेटर अ न्यू आइलैंड वॉल्केनो ब्रोक वाटर। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ? सो ऐसा हुआ, ऐसा एक्चुअली व्हेन द अंडर वाटर वॉल्केनो थ्रू अप ऐश एंड रॉक, इट वॉज क्विकली टेकन अवे बाय द सी वाटर। मतलब पहले जब ज़मीन में नीचे खड्डा जब हो गया था, क्रेटर जो हो गया था, पहले जब वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन चालू हुआ, तो जो भी ऐश और मड जो उस वॉल्केनिक इरप्शंस में बाहर आ रहा था, वो फटाफट वाटर से दूर दूर जा रहा था। मतलब वाटर ने उसको कैरी करके दूर दूर भेज दिया। लेकिन बाद में जब लावा उस क्रेटर से फास्ट आने लगा बाहर, और ज़्यादा फास्ट आने लगा, तो अब सारा का सारा मटेरियल ओशन वाटर अपने साथ नहीं लेके जा पा रहा था। तो वो जो मॉल्टन लावा जो पानी में से बाहर आ रहा था धीरे धीरे, वो उसी जगह पे जमा होते जा रहा था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा। और ऐसा करता करते ये लेयर जो है करते 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 ऊपर तक आ गया। सो दिस वॉल्केनिक मटेरियल वॉज नॉट ऑल टेकन अवे बाय द वेव्स। तो सारा का सारा वॉल्केनिक मटेरियल वेव्स अपने साथ नहीं लेके जा पाए, और उसके जगह पे जो है एक न्यू माउंटेन जो है बिगेन टू ग्रो, यानी वॉल्केनिक इरप्शंस वहीं पर जो लावा था वहीं पर जमा हो रहा था, जिसके वजह से वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनता जा रहा था, और ये लेयर जो है ऊपर आइलैंड के रूप में बन के पानी के बाहर दिखने लग गया। इट केप्ट ग्रोइंग एंड वॉज सून सीन अबाउ द वाटर, है ना, वो बढ़ते गया और थोड़े ही टाइम बाद में पानी के ऊपर भी दिखाई देने लगा। Thus a new island grew from the old island of Krakatoa. तो एक नया आइलैंड बन गया पुराने आइलैंड से, and that is why it was named as Anak Krakatoa or the child of Krakatoa. यानी पहले जो क्रकटोआ आइलैंड था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर उसके बाद में ये नया आइलैंड आया उसी के जगह पे, इसीलिए उसे अनक क्रकटोआ कहा जाता है, क्योंकि ये उसी के क्रेटर में से बना है, इसीलिए इसे हम चाइल्ड ऑफ क्रकटोआ भी कहते हैं। अनक क्रकटोआ इज स्टिल एन एक्टिव वॉल्केनो। अनक क्रकटोआ आज भी एक्टिव है, क्योंकि आज भी वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इरप्शंस हैव बिगन अगेन सिंस 1994, और 1994 के बाद से वहाँ पर वापस से इरप्शंस चालू हो गए हैं। इट लाइज क्वाइट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन अगेन देर आर इरप्शंस। फिर वो बीच में क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए वॉल्केनिक इरप्शंस बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वापस चालू हो जाता है। With more lava flowing out, the island is still growing bigger. और जितना जितना ज़्यादा लावा बाहर आ रहा है उतना आइलैंड ये बड़ा 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 होते जा रहा है। So since 1950, the island has grown at an average rate of 5 inches per week. तो आप सोचो 1950, अभी हम 2020 में हैं, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए 1950 से 2020 में। तो 5 इंच एक हफ्ते में वो 5 इंच बढ़ रहा है। एक हफ्ते में 5 इंच यानी 4 हफ्ते में 20 इंच, यानी एक महीने में 20 इंचेस वो आइलैंड बढ़ रहा है। तो 70 सालों में सोचो कितना बड़ा होगा वो। सो अ पार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड नोन एज रकटा इज स्टिल विजिबल इन द सी। अब ये ओल्ड आइलैंड क्या है, आपको याद है मैंने बताया था 2/3 ऑफ द आइलैंड जो है वो पूरा नष्ट हो गया था, पानी में डूब गया था, और 1/3 रह गया था। तो ये जो 1/3 पार्ट है ओल्ड आइलैंड का, क्रकटोआ का, उसे हम आज भी रकटा नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? रकटा। तो ये 1 लाइन आंसर में पूछ सकते हैं। अ पार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड नोन एज? तो इट इज़ नोन एज रकटा एंड इट इज़ स्टिल विजिबल इन द सी अ लिटिल अवे फ्रॉम द न्यू अराइवल अनक क्रकटोआ। यानी अनक क्रकटोआ से एकदम थोड़ी सी दूरी पर ये आइलैंड है पुराना वाला। After Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding islands and coasts were covered with hot ash. No life remained.
When a scientist visited it in 1884, he found just one spider there. अब ये जब 1883 में जब फर्स्ट टाइम वो इतना एकदम लाउड ह्यूज बूम के साथ एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद में उस आइलैंड और कोस्ट जो है वहाँ पर गरम ऐश मतलब राख जो है पूरी तरह से स्प्रेड हो चुकी थी, हॉट ऐश पूरी तरह से स्प्रेड हो चुकी थी, एंड इसके वजह से देयर वाज नो लाइफ रिमेंड. जहाँ पर गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है, वहाँ पर लाइफ नहीं रह सकती. सो नो लाइफ रिमेंड, वहाँ पर कोई लाइफ ही नहीं बची थी, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, कुछ नहीं बचा था. जब एक साइंटिस्ट 1884 में वहाँ गया विजिट करने, तो व्हाट ही फाउंड इज जस्ट वन स्पाइडर देयर, एक स्पाइडर उसे वहाँ मिला. बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर. अब इस अनक रकटोआ पे तो कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन जो लिविंग वर्ल्ड था रकटा पे, वहाँ पर पूरी तरीके से लाइफ चली गई ऐसा नहीं था. द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड. विंड और सी से वहाँ पर आइलैंड पर प्लांट्स आने लगे, सीड्स आने लगे. आपको पता है ना, विंड इज़ द कैरियर ऑफ पॉलिन्स, है ना, हमने साइंस में पढ़ा है. ऑल्सो एनिमल्स, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, उनमें ये पॉलिन्स चिपक जाते हैं और फिर जब वो उड़ते हैं तो वो पॉलिन्स गिरते हैं, और जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ से नए प्लांट्स उग जाते हैं. तो बिल्कुल उसी तरीके से ओशन वेव्स के साथ में भी कुछ प्लांट्स आ गए, और कुछ बर्ड्स की वजह से आ गए, कुछ विंड की वजह से आ गए. तो ये सब जो है वहाँ पर सीड्स किसी तरह से पहुँच गई क्रकटो आइलैंड पे, और प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन. और जो सी में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो वापस से उस कोस्ट में आने लग गए, क्रकटोआ के एक कोने पर, है ना. Small land animals like ants, termites or even rats and lizards traveled to the island on plants floating in the sea. तो छोटे छोटे लैंड एनिमल्स जैसे एंड्स है, टर्माइट्स है, या रैट्स एंड लिजर्ड्स, ये सब उस आइलैंड पर आने लग गए, दिखने लग गए ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग इन द सी. और जो भी प्लांट्स है ना सी में वहाँ पे फ्लोट होते हुए आसपास में, वहाँ पर हमें ये एनिमल्स भी दिखाई देने लग गए. वन एज ऑफ द आइलैंड was soon teeming with plants and animals. One edge of the island यानी रकटा पूरा नहीं, उसका एक एज, एक किनारा, वो जो है पूरी तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स से भर चुका था. It was like a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in an area. तो ये जो रकटा था ये एक लेबोरेटरी बन गया था, मानो जिससे वहाँ पर कोई जाके स्टडी कर सकता है कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप हुए, उस एरिया में डेवलप हुए, जो उस ब्लास्ट के बाद में कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी कैसे डेवलप हुए, इतने ज़्यादा कैसे बढ़े. तो बिल्कुल एक लेबोरेटरी में हम रिसर्च करते हैं, वैसे ही इस रकटा के इस पार्ट में हम रिसर्च कर सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे कैसे डेवलप हुए. टुडे साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनक क्रकटोआ विच डज नॉट गेट कवर्ड विथ ऑर्गेनिक ऐश. तो साइंटिस्ट लोग आज ये जो चीज़ें हैं ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स का ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट, ये अनक क्रकटोआ का भी एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो हो रहे हैं. बाकी मोस्ट ऑफ द हिस्से में तो गर्म ऐश है, वॉल्केनिक ऐश है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, तो वहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं. बट अनक क्रकटोआ का भी एक हिस्सा ऐसा है, छोटा सा हिस्सा एक ऐसा है जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप हो रहे हैं. The western coast of Java was greatly affected by Krakatoa's eruption. क्योंकि ये जावा में, इंडोनेशिया जावा और सुमात्रा के बीच में है ये स्ट्रेट, तो इसीलिए जो अभी जावा इसके पास में ही आता है, इसीलिए जावा का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेटली अफेक्ट हुआ था क्रकटोआ के इरप्शन की वजह से. वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था. वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वर लेफ्ट देयर. जावा में ह्यूमन बींग्स बहुत कम बच गए थे उसके वजह से. बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रू इन नंबर अगेन. हाँ, ह्यूमन बींग्स नहीं थे, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स जो वहाँ पे उस एरिया में थे वो वापस से बढ़ने लग गए. इनफैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रू नेचुरली. इनफैक्ट वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ थी प्लांट्स और एनिमल्स की, वो नेचुरली बढ़ने लग गई. एंड देयर वर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफियर विथ इट. और वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स भी नहीं थे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के ऑलरेडी नंबर कम हो चुके थे कि ह्यूमन बींग्स हंट करते हैं किसी एनिमल्स को या क्लियर करते हैं फॉरेस्ट वगैरह, तो वैसा कुछ इंटरफियरेंस भी नहीं था, जिसकी वजह से ये वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स बिंदास ग्रो हो रहे थे.
एंड देयर वाज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स. ना कोई ट्रीज काटने वाला था, ना कोई एनिमल्स को किल करने वाला था. सो दिस रीजन बिकम रिच इन वाइल्ड लाइफ. तो ये रीजन जो है एकदम रिच हो गया था वाइल्ड लाइफ में वापस से. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. और जैसे कि मैंने बताया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू. मैं जल्द मिलूँगी आपको मेरे अगले वीडियो के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे सिक्योर.